Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 18th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. तो करंट न्यूज ये है कि पार्लियामेंट ने पास किया है रिसेंटली माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद और गजट में नोटिफिकेशन के बाद ये कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दिस बिल अमेंड्स MMDR एक्ट ऑफ 1957। 1957 में 1957 में ये कानून बनाया गया था MMDR, जिसकी मदद से माइंस एंड मिनरल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है भारत के अंदर। ये जो ओरिजिनल लॉ है MMDR एक्ट ऑफ 1957, इट अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट मेजर मिनरल्स, मतलब मेजर मिनरल जैसे कि कोल, आयरन और बॉक्साइट रिलेटेड जो भी नियम होंगे वो भारत सरकार बनाएगी, जबकि माइनर मिनरल्स लाइक बिल्डिंग स्टोन्स, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्लेज ETCs आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो 1957 वाला 1957 वाला जो ओरिजिनल लॉ है उसके हिसाब से मेजर मिनरल इज रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनर मिनरल्स आर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो नया कानून लाया गया है 2026 में, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। एज पर द न्यू लॉ, इसमें सेक्शन 2 ऑफ MMDR एक्ट ऑफ 1957 को अमेंड करके कहा गया है कि मिनरल बियरिंग लैंड्स विल बी अंडर एक्सप्लिसिट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2 को अमेंड किया गया ऑफ MMDR एक्ट ऑफ 1957 और कहा गया कि मिनरल बियरिंग लैंड विल बी अंडर एक्सक्लूसिव या एक्सप्लिसिट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट कैन नॉट इम्पोज टैक्स, सेस और अदर लेवाइज ऑन मिनरल राइट्स एक्सेप्ट अंडर कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स या सेस नहीं लगा सकता ऑन मिनरल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज, except if it is permitted by the central government. Central government to frame rules and specify the exact parameters under which state may impose future levies. तो अगर भारत सरकार अलाउ करती है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स या सेस या कुछ इस तरीके के अदर चार्जेस लगा सकते हैं। अदरवाइज मिनरल्स के माइनिंग पे, एक्सट्रैक्शन पे पूरी तरह से रेगुलेशन भारत सरकार का रहेगा और उस पर तमाम जो चार्जेस हैं वो भी भारत सरकार लगाएगी। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि स्टेट्स विल कंटिन्यू टू रेगुलेट एंड टैक्स माइनर मिनरल्स। ये जो नया कानून है ये हर जगह जब कह रहा है कि एक्सप्लिसिटली सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होगा मिनरल बियरिंग लैंड पे, यहाँ पे इट मींस मेजर मिनरल्स। स्टेट के पास अभी भी माइनर मिनरल्स को रेगुलेट करने का, उस पर टैक्स लगाने का अधिकार है। स्टेट से उसके माइनर मिनरल्स को रेगुलेट करने के पावर को नहीं छीना गया है। लेकिन मेजर मिनरल्स पे स्टेट का कोई सीधा सीधा कंट्रोल नहीं होगा। वहां पे स्टेट सीधा सीधा कोई टैक्स या अदर लेवाइज चार्ज नहीं करेगी। ये एक्सप्लिसिटली कह दिया गया है मेजर मिनरल्स पे, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था समझिए 2024 से, क्योंकि आपको ये कानून देख करके लगेगा कि फिर इसमें नया क्या है। इसमें तो 1957 वाली जो बात थी वही है कि मेजर मिनरल विल बी रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड माइनर मिनरल विल बी रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो नए कानून के बावजूद भी तो माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। इसमें नया क्या है? तो देखिए, ये कानून लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइनर बियरिंग लैंड्स पे, आई एम सो सॉरी, मिनरल बियरिंग लैंड्स पे, जहां पे भी मिनरल्स है वहां पे कुछ कुछ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो लेवाई सर्टेन चार्जेस या टैक्सेस। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन ऑल्सो लेवाई सम रॉयल्टीज एज वेल। तो बेसिकली साल 2024 में
सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर होगा सर्टेन केसेस में इवन मेजर मिनरल्स पे सर्टेन टैक्स या लेवाइज लगाने का, चार्जेस लगाने का। अब इस कारण से एक एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था कि कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है, कहाँ नहीं लगा सकता है। तो फिर इसी एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए नया कानून लाया गया है। ये नया जो कानून है, ये कहता है कि एक्सप्लिसिटली इट इज पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट मेजर मिनरल बियरिंग लैंड्स, उस पर टैक्स लगाने का, तमाम लेवाइज चार्ज करने का। जब तक भारत सरकार परमिट ना करे इन स्पेसिफिक मैनर, तब तक स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई राइट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशन या टैक्स ओवर मेजर मिनरल लैंड्स। तो ये जो नया बिल है, ये बेसिकली चाहता है कि एक सर्टेनिटी लाई जाए। इसका सिग्निफिकेंस ये कि इट वांट्स टू ब्रिंग सर्टेनिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को थोड़ा रिमूव करना, कंफ्यूजन को रिमूव करना, जो समहाउ अराइज हो रहा था आफ्टर 2024 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो टैक्स रिलेटेड सर्टेनिटी आएगी, उसके अलावा यूनिफॉर्मिटी आएगी अक्रॉस द कंट्री। अदरवाइज अलग अलग स्टेट्स अलग अलग चार्जेस लगा रहे थे, इवन इन मेजर मिनरल बियरिंग लैंड्स अलग अलग चार्जेस लगा रहे थे। इस कारण से लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी हो रही थी इन माइनिंग एक्टिविटीज। तो जब अक्रॉस द कंट्री यूनिफॉर्मिटी होगी, टैक्स सर्टेनिटी होगी, तो माइनिंग सेक्टर में एक प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और मिनरल्स की माइनिंग को बूस्ट मिलेगा। तो ये सब फायदे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल 2026 लाया गया है। बेसिकली जो पुराना कानून है 1957 वाला, जो कहता है कि मेजर मिनरल भारत सरकार के अंतर्गत, माइनर मिनरल्स स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, उसी कानून को और स्पष्ट तरीके से ये नया बिल कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, वो जजमेंट मेनली एंट्री नंबर 49 ऑफ स्टेट लिस्ट से आ रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर टू लेवाई टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। वहां से जजमेंट आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी मेजर मिनरल्स वाले एरियाज में कहीं कहीं सर्टेन केसेस में टैक्स लगा सकते हैं। उस कारण से जो कंफ्यूजन आ रहा था, उसको दूर करने के लिए ये बिल लाया गया 2026 का। अब इस बिल के रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस तो हमने देखा, यूनिफॉर्मिटी, सर्टेनिटी, रिलेटेड टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बट कुछ ना कुछ कंसर्न्स भी हैं। ऑफ कोर्स पहला कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू फेडरल फीचर्स एंड स्टेट टैक्सेशन पावर। ये जो बिल है, ये साफ साफ स्टेट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है फ्रॉम टैक्सिंग मिनरल इन द मेजर मिनरल एरियाज। तो कहीं ना कहीं दिस न्यू बिल इज बीइंग सीन एज एन इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट पावर अंडर एंट्री 49 in state list that says that states have power to tax lands and buildings। तो स्टेट की जो भी टेरिटरी है, वहाँ पे जो भी लैंड है या बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो स्टेट उस पर टैक्स लगा सकता है। इसी एंट्री 49 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जजमेंट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट, उसके अंदर कोई माइनिंग हो रही है इवन मेजर मिनरल्स की, तो उस केस में रॉयल्टी या टैक्स अप्लाई कर सकता है। तो इस कारण से हुआ था कंफ्यूजन कि अब कौन लगाएगा। अगर आप शेड्यूल 7 देखें तो एंट्री 54 कहता है कि यूनियन लिस्ट ऑफ एंट्री 54 कहता है कि पार्लियामेंट विल रेगुलेट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट ने एमएमडीआर एक्ट ऑफ 1957 बनाया था और रिसेंटली ये फिर अमेंडमेंट बिल लाई है 2026 में। एंट्री 49 ऑफ स्टेट लिस्ट कहता है कि स्टेट हैज पावर टू टैक्स लैंड एंड बिल्डिंग्स। इसका इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया साल 2024 में कि स्टेट्स कैन लेवाई रॉयल्टी एज वेल एज टैक्स ऑन मिनरल एक्टिविटीज इवन फॉर मेजर मिनरल्स। एम्बिग्विटी आ गई, कंफ्यूजन होने लगा कि अब स्टेट लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। तो उसी एम्बिग्विटी को आयरन आउट करने के लिए, खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। इट सेज it is union government that has explicit right to regulate and tax major mineral activities. Minor mineral activities continues to be under state government. Union government will explicitly regulate major mineral activities.
रॉयल्टी और टैक्स में अंतर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। रॉयल्टी जब कभी किसी माइनिंग कंपनी को अलाउ किया जाता है कि आप पर्टिकुलर एरिया से आप माइंस निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जो चार्ज लिया जाता है स्टार्टिंग में उसको कहा जाता है रॉयल्टी। और फिर जब वो माइनिंग एक्टिविटी शुरू करती है तो जैसे जैसे माइनिंग होती जाती है, जितना प्रोडक्शन होता रहता है, उसके ऊपर सर्टेन एडिशनल लेवाई लगाया जाता है, चार्ज लगाया जाता है, इसको कहा जाता है टैक्स। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने दो प्रश्न था। पहला कि क्या टैक्स और रॉयल्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोथ आर डिफरेंट। दूसरा प्रश्न ये था कि क्या मेजर मिनरल्स पे स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा सकता है, रॉयल्टी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस इट कैन, यूजिंग या इंटरप्रेटिंग एंट्री 49 इन द स्टेट लिस्ट। लेकिन अब ये एमएमडीआर अमेंडमेंट बिल ला करके स्टेट्स को कहा गया है कि यू कैन गेट रॉयल्टी फ्रॉम द मेजर मिनरल एरियाज। अगर किसी स्टेट के अंदर वो मेजर मिनरल एक्टिविटीज एक्सट्रैक्ट हो रही हैं तो वहां से रॉयल्टी कलेक्ट कर सकते हैं स्टेट। लेकिन टैक्स ऑन माइनिंग विल बी कलेक्टेड बाय द सेंटर ओनली अनलेस इट इज अलाउड बाय द सेंटर टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट। तो कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं इसको अब एक बार समराइज करके आपको समझा देता हूं बंधे शब्दों में, ताकि बातें आपके दिमाग में रह जाएं। माइनिंग एंड मिनरल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को लेकर के सीधा सीधा जो शेड्यूल 7 में एंट्री है वो है यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 54, जो भारत सरकार को पावर देता है माइनिंग्स को रेगुलेट करने की, माइनिंग एक्टिविटी को रेगुलेट करने की। स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 49 सेज दैट टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भारत सरकार ने एंट्री 54 का इस्तेमाल करते हुए एमएमडीआर एक्ट लाया 1957 में। कहा कि भारत सरकार मेजर मिनरल्स को रेगुलेट करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट माइनर मिनरल्स को रेगुलेट करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में कह दिया कि रॉयल्टी इज नॉट टैक्स। पहली बात, इसका मतलब मेजर मिनरल्स अगर किसी स्टेट में एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी तो चार्ज करेगी ही करेगी, बिकॉज रॉयल्टी इज नॉट टैक्स, इट इज डिफरेंट एंटिटीज। रॉयल्टी स्टार्टिंग में माइनिंग की एक्टिविटीज को जब लीज किया जाता है, अलाउ किया जाता है ऑन अ पर्टिकुलर लैंड, तब रॉयल्टी चार्ज किया जाता है। रॉयल्टी इज नॉट ए टैक्स, तो स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी तो लेगी ही। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट मेजर मिनरल्स में सर्टेन केसेस में टैक्स भी लगा सकती है। अब इस कारण से शुरू हुआ कंफ्यूजन, उसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए नया बिल लाया गया है। इसमें कहा गया है साफ साफ कि स्टेट गवर्नमेंट रॉयल्टी ले सकती है ऑन मिनरल एक्सट्रैक्शन इवन फॉर मेजर मिनरल्स इफ इट हैपेंस इन देयर टेरिटरी, बट टैक्स वो नहीं लगाएंगे या उनका कोई भी कानून या रेगुलेशन नहीं लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू मेजर मिनरल्स अनलेस इट इज अलाउड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे दो टर्म्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज टेम दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेन से पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस अमेंडमेंट बिल कि इसके क्या फायदे हैं, कहाँ कहाँ पे एरियाज ऑफ कंसर्न है। तो दो ही एरियाज ऑफ कंसर्न है, फेडरलिज्म का फीचर कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव के अगेंस्ट जाता हुआ ये दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट तालिबान विक्ट्री डे, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ समझते हैं करंट रेजीम जो है अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान का जो कंट्रोल है वहां पे वो कैसे आया उसको समझते हैं। देखिए 1979 में कोल्ड वॉर चल रहा था पूरी दुनिया भर की ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। अब कोल्ड वॉर में एक तरफ यूएस ब्लॉक, दूसरी तरफ यूएसएसआर ब्लॉक। पाकिस्तान यूएस ब्लॉक का हिस्सा था। इट हैड जॉइंट सियाटो पैक्ट, इट वाज सपोर्टिंग एंड वाज अलाई ऑफ यूएस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम। जबकि भारत तो आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो कर रहा था। लेकिन भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जरूर साइन कर ली थी। तो डिस्पाइट फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंडिया शोड स्लाइट कन्वर्जेंस इन द डायरेक्शन ऑफ यूएसएसआर, और यूएस के साथ हमारे रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेन्ड थे ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। फिर ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ 1979 में, एंटी यूएस रिवॉल्यूशन, और ईरान के अंदर नई रेजीम आई जो एंटी यूएस मानी जाती रही है, और तब से वो एंटी यूएस स्टैंस मेंटेन कर रहा है ईरान टिल डे।
तो अब एक तरफ ईरान जो एंटी यूएस है, दूसरे तरफ इंडिया जो प्रो यूएसएसआर था। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर को एक बात समझ आई, और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो यूएसएसआर का हिस्सा थे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब। यूएसएसआर को एक बात समझ आई कि अगर हमने अफगानिस्तान को भी कैप्चर कर लिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो प्रो यूएस कंट्री है वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। देर सबेर पाकिस्तान को भी हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे और ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। तो दैट वाज द आइडिया guided by which USSR decided to invade अफगानिस्तान इन 1979। कि ईरान तो एंटी यूएस है ही, भारत तो हमारा फ्रेंड है ही, अगर हम अफगानिस्तान को भी कैप्चर कर लेते तो धीरे धीरे पाकिस्तान को हम लोग आइसोलेट कर पाएंगे और पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे जो यूएस का एलाई है, और इस पूरे एरिया में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस फैल जाएगा। गाइडेड बाय दिस यूएसएसआर अटैक्ड अफगानिस्तान। अब यूएस तो चुप बैठता नहीं, तो यूएस ने अब अफगानिस्तान के अंदर कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया, आर्म्स एम्यूनिशंस प्रोवाइड कराना शुरू किया वाया पाकिस्तान, कि तुम लोग फाइट करो अगेंस्ट द यूएसएसआर सोल्जर्स, यूएसएसआर आर्मी। डोंट अलाउ अफगानिस्तान टू बी फुल्ली कैप्चर्ड बाय यूएसएसआर। तो यूएस इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान एंड मेनी फाइटर मुजाहिदीन्स, इंसर्जेंट्स को हिंदी में उर्दू में कहा जाता है मुजाहिदीन्स। So these fighter mujahideens were trained from Pakistan, sent into Afghanistan to fight against USSR backed government। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1989 से ही यूएसएसआर काफी कमजोर होने लगा था, तो यूएसएसआर सोल्जर्स पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। 1991 में कोल्ड वॉर ऑफिशियली खत्म हो गया। अब ये जो फाइटर मुजाहिदीन हजारों हजारों की संख्या में अफगानिस्तान में ट्रेन हुए थे अमेरिका के पैसे और हथियार की मदद से, और पाकिस्तान के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुई थी, अब ये सारे फाइटर मुजाहिदीन तो एमलेस हो गए। फिर पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने इन फाइटर मुजाहिदीन की मेंटल कंडीशनिंग करनी शुरू की, इनको कन्विंस करना शुरू किया कि नाउ यू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि जो पश्तून्स ट्राइब के लोग यहाँ पे जिनकी मेनली ट्रेनिंग की गई, उनको मुजाहिदीन्स बनाया गया, दे वेयर इस्लामिक पीपल, दे आर इस्लामिक पीपल। अफगानिस्तान में तो ज़्यादातर लोग इस्लामिक ही हैं। उनको धीरे धीरे कन्विंस किया पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी ने कि इंडिया इज एन एंटी इस्लामिक कंट्री, और खासकर जम्मू कश्मीर में इस्लामिक लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही हैं। और फिर पाकिस्तान जिनके थ्रू अमेरिका ने इन मुजाहिदीन को ट्रेन करवाया था, उसने धीरे धीरे इन मुजाहिदीन को डाइवर्ट करना शुरू किया टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। एंड दैट इज द रीजन वाई एक तरफ कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर पुल आउट करता है अफगानिस्तान से, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ जाता है 1990s में। दीज एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड। और 1990 से लेकर के साल 2000 तक का जो दौर था कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, उसमें भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, खासकर जम्मू कश्मीर में। तो मुजाहिदीन स्पिल ओवर इन इंडिया स्टार्टेड नाउ। Non-state actors, terrorist groups started to promote cross-border terrorism in India। उसी दौरान 1999 में क्या हुआ था कि एक प्लेन जो काठमांडू से उड़ करके, एयर इंडिया का प्लेन दिल्ली जाने वाला था, उसको हाईजैक करके ले गया गया कंधार अफगानिस्तान में। और वहां पे फिर हाईजैक करने के बाद भारत सरकार से नेगोशिएशन करके 3 टेररिस्ट को छुड़ाया गया, मसूद अजहर, उमर सईद एंड मुश्ताक अहमद जरगार। And these terrorists who were released in 1999 are causing cross-border terrorism in India till date। 26/11 के अटैक में भी इनका हाथ था। तो कहीं ना कहीं ये जो मुजाहिदीन जिनको पाकिस्तान ने बाद में आफ्टर कोल्ड वॉर भारत के खिलाफ ट्रेन करना शुरू किया, दे वे रीजन बिहाइंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया। और इन मुजाहिदीन को इतना पावर मिला, पहले से ट्रेनिंग आर्म्स एम्यूनिशन हो ही गई थी, और यूएसएसआर के विड्रॉ करने के बाद नाउ दीज मुजाहिदीन वेयर द सुप्रीम पावर, मोस्ट पावरफुल people in Afghanistan। They created an organization named Taliban, and the Taliban controlled political structure of Afghanistan after pull out of USSR from Afghanistan। So ये जो मुजाहिदीन हैं ये अफगानिस्तान के अंदर कहे जाने लगे तालिबान। They created, पाकिस्तान की मदद से ऑफ कोर्स, a new organization Taliban was created
who captured political power of Afghanistan. At the same time, तालिबान और पाकिस्तान के नेक्सस से भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म प्रमोट हो रहा था, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। अब हुआ क्या? तालिबान जो कि एक ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिहेव कर रहा था और वो अफगानिस्तान के ऊपर रूल भी कर रहा था, तो तालिबान के नेक्सस में आया अल कायदा नाम का एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, जो तालिबान जैसा ही ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक आइडियाज में बिलीव करता था। तो सिमिलर आइडियोलॉजीज के कारण अल कायदा और तालिबान के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ी। अल कायदा वाज बीइंग लेड बाय ओसामा बिन लादेन, और लादेन ने क्या किया, वो प्लानिंग कर रहा था अमेरिका के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि अल कायदा जो ऑर्गेनाइजेशन है हेडेड बाय लादेन, उसका मानना था कि इट इज अमेरिका विच इज रीजन बिहाइंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट एशिया एंड इट इज थ्रेट वेस्टर्न सोसाइटीज, जिसका लीडर है अमेरिका, दिस वेस्टर्न सोसाइटी और उनका कल्चर इज थ्रेट फॉर इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये माइंडसेट था अल कायदा का और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन का। इस कारण से ओसामा बिन लादेन प्लान्ड along with Taliban to attack US and US के ऊपर अटैक हुआ भी, 9/11 अटैक इन 2001। मैंने आपको ऐसा कि बताया साल 1990 से लेकर के 2000 तक भारत के अंदर टेररिज्म के खूब सारे केसेस हुए। उसमें से एक केस तो ऐसा हुआ जिसमें प्लेन हाईजैक करके 3 टेररिस्ट को छुड़ाया गया। उस टाइम में भारत बार बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेज कर रहा था एक कंसर्न कि टेररिज्म को लेकर के ग्लोबल कंसेंसस बननी चाहिए। भारत ने एक प्रपोजल भी दिया कि एक कानून बनना चाहिए ग्लोबल लेवल पे, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। इट वाज प्रपोज्ड बाय इंडिया एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लेटफॉर्म। ये हुआ भी, भारत ने प्रपोज किया बार बार, लेकिन उस टाइम में किसी भी देश ने इंक्लूडिंग यूएस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट 9/11 के अटैक के बाद यूएस स्टार्टेड टेकिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म सीरियसली, और तब से भारत के साथ यूएस के कई सारे एरियाज में, डिफेंस एरियाज में खासकर कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। तो 2001 में जब यूएस के ऊपर अटैक हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इट वाज लेड बाय ओसामा बिन लादेन, उसका ऑर्गेनाइजेशन था अल कायदा। फिर यूएस फोर्सेस ने तालिबान को वार्निंग दी कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें हैंड ओवर कर दें। तालिबान वाज वर्किंग इन नेक्सस विद अल कायदा। तालिबान रिफ्यूज टू हैंड ओवर ओसामा। तो उसके बाद यूएस फोर्सेज वेयर सेंट टू अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू एलिमिनेट तालिबान एज वेल एज कैप्चर ओसामा बिन लादेन। यूएस फोर्सेज जब अफगानिस्तान पहुंचे तो उन्होंने तालिबान को काफ़ी जगहों से रिमूव किया। वहाँ पे यूएस आर्म्ड फोर्सेस के देख रेख में, सर्विलेंस में, फिर सिविलियन गवर्नमेंट बनाई गई प्रॉपर इलेक्शन करा करके, और तालिबान काफ़ी हद तक सबड्यूड हो गया। इट वाज फोर्स्ड टू गो इनटू पॉकेट्स साल 2002 से लेकर के 2019 तक। लेकिन जहाँ भी तालिबानी रहे, दे रिमेंड पावरफुल, बट उनका कंट्रोल बहुत सारे अफगानिस्तान के एरिया से खत्म हो गया। लेकिन अमेरिकन फोर्सेस इतने साल रहने के बावजूद भी अफगानिस्तान के अंदर पूरी तरह से तालिबान के खतरे को खत्म नहीं कर पाई। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में भी उनको काफ़ी समय लगा। 2001 से लेकर के 2011 तक उनको 10 साल मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर के 2011 में ओसामा बिन लादेन वाज कैप्चर्ड। तो 2020 जब आया, 2020, तब तक अमेरिका के अंदर एक यूनानिमिटी बनने लगी थी कि नाउ यूएस फोर्सेस शुड बी पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि अब वहाँ पे मोरलेस तो यूएस फोर्सेस के देख रेख में सिविलियन गवर्नमेंट आ ही गई है, और सिविलियन गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसको अपनी आर्मी भी उसकी ट्रेन करके दे दी गई है। अफगानिस्तान को बना दिया गया रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बोला जाना शुरू कर दिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक मतलब द हेड ऑफ द स्टेट इज नाउ बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल। इस कारण से अफगानिस्तान को कहा जाने लगा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर यूएस फोर्सेज वेयर पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 2021, और जैसे ही यूएस फोर्सेज अफगानिस्तान से निकलते हैं, तालिबानीज ओवरनाइट मतलब 2-3 दिनों में पूरे अफगानिस्तान पे दोबारा से कैप्चर कर लेते हैं। ये हुआ आज से 5 साल पहले, अभी से 5 साल पहले लगभग 15 अगस्त 2021 यूएस फोर्सेस के पुल आउट होते ही अफगानिस्तान, ऑलमोस्ट एंटायर अफगानिस्तान वाज कैप्चर्ड बाय तालिबान अगेन, एंड तालिबान केम इनटू पावर वंस अगेन। और जो उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार थी उसको रिमूव कर दिया गया। उसके जो हेड थे यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अशरफ घानी, ही हैड टू लीव द कंट्री, अपनी जान बचा करके वो भागे।
और इसके बाद वापस से तालिबान केम इनटू पावर इन अफगानिस्तान इन 2021। तालिबान को नाम दिया गया तालिबान 2.0। और वापस से अफगानिस्तान सीज टू रिमेन अ रिपब्लिकन स्टेट, उसको फिर से बना दिया गया। पहले अफगानिस्तान को कहा जा रहा था, जब वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। उसको रिमूव करके वापस से जब तालिबान पावर में आ गया तो उसको बना दिया गया इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे यूएई है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वैसा ही हो गया है अफगानिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एंड नाउ इट इज नोन एज इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। तो 15 अगस्त 2021 को तालिबान रिसर्च टू पावर अगेन, एंड दैट इज वाई तालिबान इस दिन को विक्ट्री डे की तरह सेलिब्रेट करता है। 15 अगस्त को तालिबान 2.0 सेलिब्रेट्स एज विक्ट्री डे। उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज है कि तालिबान की एम्बेसी भारत में ऑपरेट करनी शुरू हुई लास्ट ईयर। जब तालिबान के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आए, तो पिछले साल उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से मुलाकात की, और उसके बाद भारत ने अलाउ किया कि तालिबान जो कि अभी सरकार रन कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो अपना एम्बेसी खोल सकता है भारत में। और उसी एम्बेसी में इस साल 2026 में पहली बार तालिबान विक्ट्री डे सेलिब्रेट हुआ, जिसमें इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है इंडिया की तरफ से कि नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड टू रिकॉग्नाइज तालिबान रूल इन अफगानिस्तान। अभी तक इंडिया ने फॉर्मली इसको पूरी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि तालिबान का जिस तरीके का अप्रोच है अफगानिस्तान के अंदर, वीमेन राइट्स को सप्रेस करते हैं, एंड इट इज ऑफ कोर्स नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। तो भारत का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड जेंडर राइट्स, वो क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए भारत ने अभी सीधा सीधा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रूल को लेजिटिमाइज नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली कई सारे डी फैक्टो लेजिटिमेशन दे दिए हैं। जैसे कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उसको भारत के अंदर एम्बेसी खोलने का अधिकार दे दिया गया है, और उसके विक्ट्री डे में भारत के डिप्लोमेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इट्स अ सिंबॉलिक स्टेप इन द डायरेक्शन वेयर इंडिया इज ग्रेजुअली गिविंग मोर एंड मोर रिकॉग्निशन टू द तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान। क्योंकि अगर हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कहीं पाकिस्तान और चाइना उनसे ज़्यादा नेक्सस बना लेता है, तो नाउ दिस तालिबान रूल में बी अगेन यूज्ड टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा कर सकता है। तो वी डोंट वांट टू हैव that again, and that is why we are slowly moving towards convergence with Afghanistan's Taliban regime, Taliban 2.0. टॉपिक के बेसिस पे दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। NASA's Nancy Grace Roman Space Telescope will be launched on 30th August 2026. Named after Nancy Grace Roman, who was NASA's first chief of astronomy. She was also popularly known as Mother of Hubble. ये जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, इट विल ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। तो ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसमें दो विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ के टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, जिससे दुनिया, यूनिवर्स को, कॉस्मोस को ये ऑब्जर्व करेगा, और उसके डेटा की मदद से डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, एक्सोप्लैनेट्स, बाकी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स या अदर गैलेक्सीज या स्टार्स के बारे में पता लगाया जाएगा। तो ये है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप विल बी प्लेस्ड एट लैग्रेंज पॉइंट 2 बिटवीन अर्थ एंड सन। यहां पे कहीं पे देखिए, लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है? लैग्रेंज पॉइंट अर्थ और सन के बीच में अर्थ और सन के बीच में 5 ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पे अगर किसी भी सैटेलाइट को प्लेस किया जाए, तो अर्थ और सन का जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल है, वो काफी हद तक काउंटरएक्ट हो जाता है, और वहां पे उस सैटेलाइट को प्लेस करने से वो सैटेलाइट हमेशा अपने आप को अर्थ और सन के रेस्पेक्ट में जो उसका पोजीशन है, वो पोजीशन हमेशा ही मेंटेन होता है। मतलब जैसे आप ऐसे सोचिए, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 देखिए, यहाँ सन है, यहाँ अर्थ है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 पे अगर किसी सैटेलाइट को रखा गया, तो ग्रेविटेशनल पुल सन लगाएगा इधर, अर्थ लगाएगा इधर, ठीक है। और इस तरीके से ये ग्रेविटेशनल पुल लगेगा
कि अर्थ और सन के बीच में जैसे यहाँ पे प्लेस्ड है, हमेशा ऐसा ही इसका रिलेटिव पोजीशन रहेगा बिटवीन सन एंड अर्थ। जैसे अर्थ आगे आगे बढ़ेगा, ये भी आगे आगे बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे। तो रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ द सैटेलाइट इफ इट इज प्लेस्ड एट एनी लैग्रेंज पॉइंट रिमेन्स सेम विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इन पांचों पोजीशन पे कि द पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट विल ऑलवेज रिमेन सेम विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अर्थ। तो लैग्रेंज पॉइंट 1, लैग्रेंज पॉइंट 2, जैसे अर्थ आगे बढ़ेगा ये भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। लैग्रेंज पॉइंट 3, 4, 5 को विजुलाइज करना थोड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरीके से लगेगा कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अर्थ भी आगे आगे बढ़ेगा और जो रिलेटिव पोजिशनिंग है इनकी वो सेम बनी रहेगी। तो ये है सिग्निफिकेंस लैग्रेंज पॉइंट का, एक बार रीड कर लेते हैं। इट्स अ लोकेशन वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ टू लार्ज बॉडीज दैट इज सन एंड अर्थ are balanced in such a way that a smaller object like a satellite can maintain its same position with respect to earth and sun। तो लैग्रेंज पॉइंट 2 जो अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे रखा जाएगा इस नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about surrogate advertisement, important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view। surrogate advertisement होता क्या है? देखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसने गाइडलाइन रिलीज किया साल 2022 में, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एंडोर्समेंट। इस गाइडलाइन में डिफाइन किया गया है सरोगेट एडवर्टीजमेंट को। सरोगेट एडवर्टीजमेंट इज डिफाइंड एज एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस whose advertisement is otherwise prohibited or restricted by law। तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि सरोगेट एडवर्टीजमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एडवर्टीजमेंट जिसकी मदद से इनडायरेक्टली ऐसे चीज को एडवर्टाइज किया जा रहा है या प्रमोट किया जा रहा है जिसका डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कानूनी तौर पे अलाउड नहीं है। तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट सर्कमवेंट्स द प्रोहिबिशन पुट बाय अ लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल रॉयल स्टैग सीडी। अब रॉयल स्टैग सबको पता है कि ये एक अल्कोहल ब्रांड है, लेकिन रॉयल स्टैग की सीडी बेच रहे हैं, तो किसी तरीके से रॉयल स्टैग नाम को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली बिके। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट्स को कहा जाता है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट फॉर ए प्रोडक्ट और ए सर्विस हुज एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट सर्कमवेंट्स द लॉ या प्रोहिबिशन। जैसे एडवर्टाइजिंग इलायची माउथ फ्रेशनर, अब इन द नेम ऑफ, मतलब कोई ऐसा ब्रांड है जो बनाता है गुटखा लेकिन उसकी इलायची को बेचेंगे, तो ये क्या है? सरोगेट एडवर्टीजमेंट है। अब आपको पता है जुबान केसरिया नाम का एक गुटखा ब्रांड है और जुबान केसरिया इलायची बेचते हैं 3 बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, पहले अक्षय कुमार बेचा करते थे। तो एक्चुअली द नोटिस रिलेट्स टू एडवर्टीजमेंट बाय विमल इलायची। चलिए, जुबान केसरिया ने विमल इलायची। अब महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड सो कॉज नोटिस टू दीज बॉलीवुड एक्टर्स फॉर engagement into surrogate advertisement because surrogate advertisement is not allowed, it is prohibited as per guidelines of prevention of misleading advertisement and endorsement 2022 released by Central Consumer Protection Authority. According to Maharashtra's Food and Drug Administration, this is a surrogate advertisement indirectly promoting a prohibited tobacco related product, and that is why a so called notice has been served to these 3 actors। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट एक बढ़िया एग्जांपल है लीगली जस्टिफाइबल बट अनएथिकल एक्टिविटी का, और उसके लीगली होने पे भी क्वेश्चन है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गाइडलाइंस तो हैं ही, खासकर गाइडलाइन जो 2022 में आया वो कहीं ना कहीं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है। तो लीगलिटी पे भी क्वेश्चन है, बट वो एक ग्रे एरिया है विद रिस्पेक्ट टू सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। एथिक्स में इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, मैंने एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बना करके दिया है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कर्च स्ट्रेट बोसोपोरस स्ट्रेट से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बोसोपोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी विथ एजियन सी डायरेक्टली, दिस इज रॉन्ग। तो बीच में सी ऑफ मरमरा भी तो है। सेवास्तोपोल पोर्ट से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही है। सीएजी से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट गलत है। सीएजी के पास ऐसा कोई पावर नहीं होता कि
इमरजेंसी के टाइम में सारा का सारा एक्सचेकर वो मैनेज करेगा और सीएजी के पास कोई प्रोसिक्यूशन का पावर या जुडिशियल पावर नहीं होता है। ग्रीन इंडिया मिशन में दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज करना है, ना कि 10 मिलियन हेक्टेयर। माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड चौथा स्टेटमेंट बस गलत है, डज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट मैन्युफैक्चरिंग चैलेंजेस, लेकिन बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पे पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है और सेकंड स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।